नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय सीएम केजरीवाल 21 जून को पंजाब के अमृतसर पहुंचेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो खुद अमृतसर पहुंचेंगे। देश की राजधानी से बड़ी खबर, पूर्व महानिरीक्षक कुंवर विजय प्रताप सिंह के आप में शामिल होने की खबर। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उम्मीद है कल अमृतसर में मिलते हैं, ये सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। इलेक्शन को लेकर अब अफरा तफरी लगातार देखने को मिल रही है, तो अमृतसर दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। 21 जून को यानी कल पंजाब के अमृतसर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जगतार जी, सीएम केजरीवाल का अमृतसर आना एक बहुत बड़ा सियासी फेरबदल इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अमृतसर आना, और अमृतसर एक पंजाब की वो पवित्र धरती है जहाँ पे हमेशा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और रही बात कल की, कल एक तो उनकी मीटिंग है जो लोग पार्टी के लीडरशिप की है, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो पूर्व आईजी है जिन्होंने इस्तीफा दिया था, कुंवर विजय प्रताप सिंह, वो कल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की फेरी चाहे पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग लेके उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्व पंजाब पुलिस के आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह वो शामिल होंगे आम आदमी पार्टी में। कुंवर विजय प्रताप सिंह वो पुलिस के ऑफिसर थे जिनको पंजाब सरकार की तरफ से कोटकपूरा गोली कांड को लेकर जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाए थे सरकार पे को केस को सही तरह से हाई कोर्ट में केस की परस्यू नहीं किया गया। उसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट जताते हुए नौकरी से पहले ही प्री प्रोक्योरमेंट ले ली थी। तो वो एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बैकफुट था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो कला है वो भी एक वही कारण था कि कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा देना और सरकार पे इल्जाम लगाने कि सरकार ने प्रॉपर तरीके से केस को हाई कोर्ट में कार्रवाई नहीं की। तो अब वो आम आदमी पार्टी के सिपाही बनेंगे, तो निश्चित तौर के जो पंजाब के सियासी समीकरण वो और तेज हो चुके हैं और बदल भी गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुंवर विजय प्रताप को कौन सी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्या वो आम आदमी पार्टी का पंजाब से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, ये बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि अब र्यूमर होंगे और जिनको जल्द आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी लीडर से बात हो रही है वही कह रहे हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो आम आदमी पार्टी पहले उसका घोषणा करेगी। अब कौन चेहरा होगा, भगवंत मान होगा या कुंवर विजय प्रताप होगा, या कुंवर विजय प्रताप के बाद अब और लोग भी बड़े चेहरे शामिल हो गए, ये अभी समा इतनी ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि नए 6 महीने बाकी रह गए पंजाब विधानसभा चुनाव होने के लिए। बहुत शुक्रिया जगतार जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया इलेक्शन के लिए। तो अब पैठ मजबूत हो सकती है आम आदमी पार्टी की और ज्यादा पंजाब में, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस तरीके का फेरबदल जाहिर सी बात है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। सीएम चेहरा हालांकि कौन होगा, कुंवर विजय प्रताप या फिर उनके अलावा कोई और, ये पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब ये ऐलान कर दिया जाएगा सीएम चेहरे का आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में, क्योंकि इलेक्शन को लेकर पूरी तरीके से सियासी सरगर्मियां। कोरोना से मौत मामले पर मुआवजे को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा मौत के बाद परिजनों को नहीं दे सकते 4 लाख रुपए का मुआवजा। जम्मू कश्मीर में पीएम संग बैठक से पहले पीडीपी नेता सरताज मदनी रिहा। महबूबा मुफ्ती ने आज बुलाई पार्टी की मीटिंग। 14 नेताओं को दिया गया न्योता।
आज फिर लगी पेट्रोल डीजल के दाम में, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 29 और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। और भारत में कोरोना के मामलों में आई गिरावट। देश में 58,419 नए कोरोना केस, 1,576 मरीजों की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने से मना कर दिया है। कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे पर फिर से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि अगर सभी पीड़ित के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा, तो एसडीआरएफ का सारा पैसा उधर ही खर्च हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई थी। और इस पर केंद्र की ओर से कहा गया था कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे एसडीआरएफ का सारा जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कोविड-19 से निपटने और तूफान बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के पास फंड की कमी हो जाएगी। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को पैसे की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के नेतृत्व वाले धड़े ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और पार्टी के नियंत्रण को लेकर अपने चाचा पशुपति पारस के साथ में विवाद के बाद चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% से ज्यादा सदस्य उनके साथ हैं। इस कदम को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के समर्थन में ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच पारस के नेतृत्व वाले एलजेपी गुट ने शनिवार को पार्टी से संबंध सभी निकायों और राज्य इकाइयों को भंग कर दिया है। इस नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। पारस के अध्यक्ष के रूप में गुट के सभी 4 अन्य सांसद कार्यकारिणी में शामिल हैं, जबकि पार्टी के उन कुछ पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़कर पारस के गुट में आ गए थे। चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित करने वाले दूसरे गुट के दावे को स्वीकार करने के बिरला के फैसले के खिलाफ अपना मामला भी पेश किया है। बिरला से मिलने से पहले पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा किया। चुनाव आयोग से पारस के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी पर किसी भी दावे का निर्णय लेने से उसका विचार जानने का आग्रह किया। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से दूर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संभवतः हर महीने वहां पर मौजूद होंगे। जाहिर तौर पर इसको आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत दूसरे क्षेत्रों के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संभवतः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोई ना कोई पखवाड़ी प्रदेश के दौरे पर होगा। संदेश साफ है कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। देश में अब कोरोना की दूसरी लहर का खतरा लगातार कम होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए अनलॉक की तैयारी भी शुरू हो गई है और इसी मामले में लगातार देखने को मिल रहा है कि तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को हटाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने रविवार से राज्य में लॉकडाउन को हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक नहीं है, काफी ज्यादा माहौल खराब हो चुका है, सामान खराब हो चुका है, बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही है।
मार्केट में सुल्तान बाजार में घी शॉप पर आया हूँ। अनलॉक का डिसीजन तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए और मास्क पहनना कंपलसरी करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। और बहुत अच्छा डिसीजन है। पब्लिक के हाथ में, पब्लिक अपनी लाइफ सेव करने और अपने फैमिली के लिए टेक केयर करने के लिए कुछ काम है तो बाहर निकले, वरना ना निकले। पब्लिक के हाथ में ये प्रिकॉशंस लेना। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके साथ साथ अपने को भी गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहिए। लिए ये लोग जो अनलॉक करे ये लोग, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे स्मॉल बिजनेसेस बहुत इफेक्ट गिरे। एंड देखा जाए तो कोविड केसेस बहुत कम हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी दैट अभी ये लोग अनलॉक चालू करें ताकि बिजनेस वापस से थोड़ा हम लोग पकड़ ले सकें। पहले 10 बजे तक तो अच्छा था, पर उसमें बहुत लॉस हुआ। जो माल नहीं बिका, हमारे कैरी का सीजन था, कैरी नहीं बिका। दुकाले में अचार डालते सब लोग, नहीं बिका कैरी, बिका लॉस बहुत हुआ। 10,000 का लाए तो 5,000 3,000 का बेचे थे। पूरा देखो ऐसा पूरा माल खराब हो गया, पूरा बेकार। गिराक के टाइम पे चलो उठाओ उठाओ उठाओ, अब खुल गया, वो भी अच्छा है, खुल गया अच्छा है, पर गिराक खत्म, डाउन हो गया। अब गिराक के पूरा गिराक खत्म होने के बाद खुलने बाद क्या फायदा हमारे को? जब गिराक था तभी खुलना था। पहले थोड़ा बहुत चला, लॉकडाउन 10 था ना, जब अच्छा चला, उसके बाद में पूरा लाश ही हुआ, पूरा फेंकने में गया। गिराक के टाइम पे बंद कर दिए, पूरा आमा पूरे नरम हो गए, पूरा 15-20 थैले फेंकने में गए। आमा फेंकने में गए, वहाँ आम फेंकने में गए, सब फेंकने में गए। अचार बराबर नहीं डाले, गड़बड़ में कोई नहीं डाले, पूरे कैरिया फेंकने पक्के। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को चेन्नई सिटी पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री पर एक मलेशियाई महिला के साथ में कथित रूप से रेप करने, गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद से वो गिरफ्तारी से बच रहे थे। इससे पहले मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज अब्दुल ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया और कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो योग्य नहीं है। जज ने कहा कि मामला एक पूर्व मंत्री की तरफ से किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है, प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है। याचिकाकर्ता से जानकारी इकट्ठी करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। अगर जमानत दी जाती है तो संभवतः वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गंभीर जांच से बचे। और महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीबी ने कल देर शाम जोगेश्वरी इलाके में छापेमारी करके 35 वर्षीय रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह रिक्शा चालक रिक्शे की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रहा था। आरोपी रिक्शा चालक को नेस्को के पास कोकेन ड्रग्स के साथ धर दबोचा गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए कोकेन की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिक्शा ड्राइवर मुंबई के रिहायशी इलाकों में जाकर लोगों को ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। और आपको ये भी बता दें कि आरोपी मुंबई के अंधेर, लोखंडवाला, ओशी, वर्सोवा और बांद्रा जैसे इलाकों में जाकर ड्रग्स की सप्लाई करता था। और अब देश में 81 दिनों के बाद कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 58,419 कोरोना के केस सामने आए हैं और 1,576 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 30 मार्च को 60,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 87,619 लोग कोरोना से ठीक हुए थे, यानी कल 30,776 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 38वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। 19 जून तक देश भर में जो मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए और वहीं अब तक 39 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन तकरीबन 18 लाख कोरोना सैंपल किए जा चुके हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है।
जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे जम्मू कश्मीर से आपके सामने। पीडीपी नेताओं की बैठक लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले ये बैठक रखी गई थी। बैठक में महबूबा मुफ्ती शामिल है। इस समय बैठक में महबूबा मुफ्ती इस समय मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी की बैठक के न्योते पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन नेता उसमें जाएंगे और कौन कौन नहीं जाएंगे। 24 जून को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों को उसमें बुलाया गया है, सभी दलों को उसमें न्योता दिया गया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उनकी तरफ से नहीं बताया गया है कि वो बैठक में आएंगे या फिर नहीं आएंगे या फिर दूरी बनाकर रखेंगे। पीएम मोदी की बैठक के न्योते पर आज चर्चा हो रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के कई नेता शामिल हैं। पीडीपी नेताओं की बैठक लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि ये जो बैठक रखी गई है, ये बैठक तब रखी गई है जब सरताज मदनी को रिहा कर दिया गया है। पीएम मोदी की बैठक से पहले सरताज मदनी को रिहा किया गया है, जिसके चलते आज महबूबा मुफ्ती ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा हो रही है कि 24 जून को क्या प्रधानमंत्री के दिए गए न्योते की बैठक में पहुंचा जाएगा या फिर नहीं पहुंचा जाएगा। फारूक अब्दुल्ला को उस बैठक में बुलाया गया है, महबूबा मुफ्ती को उस बैठक में बुलाया गया है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 370 का मामला जब से गरमाया है तब से लेकर अब तक ऐसी कोई भी बैठक केंद्र सरकार या फिर जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच में नहीं हो पाई है। इसीलिए इस बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से अभिन्न अंग भारत का माना जाता है, हमेशा कहा जाता है, और अभिन्न अंग है भारत का, उसके चलते एक सूत्र में बांधने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से भी की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेताओं का रुख अलग रहता है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या जानकारी है, क्योंकि पीडीपी नेताओं की जो बैठक है वो चल रही है, कब ये बैठक शुरू हुई, कितना वक्त हो चुका है? जी देखिए, करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जो बैठक शुरू हुई है, और इन बैठक में महबूबा मुफ्ती जो है वो भी शामिल है। और खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग होनी है, शायद उससे जो सूत्रों से जानकारी के मुताबिक उससे वो दूरी बना सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद से दोनों का गठबंधन जो था वो टूट गया था, और उसके बाद 370 जो है हटाई गई थी, और कश्मीर घाटी में पीडीपी के खिलाफ जो है काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था। तो उसी वजह से हो सकता है कि शायद महबूबा मुफ्ती इससे दूरी बना लें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां मीटिंग के बाद तेज होंगी, तो उसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती हैं कि वो घाटी में अपना जनाधार जो है वो खो दें, और यही वजह है कि मीटिंग से दूरी बनाई जा सकती है महबूबा मुफ्ती द्वारा। जी रविंद्र, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि जानना भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। सरताज मदनी की रिहाई हो गई है, उस रिहाई के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया है। क्या माने कि इस बैठक का जो मकसद है खासकर सरताज मदनी के लिए रखा गया है? जिस तरह से 370 हटाने के बाद पीडीपी से नाराज चल रहे कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके थे, और उन्होंने अपनी पार्टी भी खड़ी कर ली थी। अपनी पार्टी जो है वो बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, और सरताज मदनी जो है जिनका कद पीडीपी में काफी बड़ा है, और उसी की वजह से चलते हुए उन्होंने जो है रिहाई हुई है। अब आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी, और यही वजह है कि उन्होंने आज उनकी रिहाई के बाद मीटिंग रखी गई है, और उसके बाद सारा एजेंडा तय होगा कि किस प्रकार से राज्य में वो अपने आप को खड़ा कर पाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए पीडीपी 370 टूटने के बाद बैकफुट पर आ गई थी। रविंद्र, इतना तो तय है रविंद्र, इतना तो तय है कि अभी जम्मू कश्मीर के नेताओं ने तय नहीं किया है कि पीएम की बैठक में जाना है इनको या नहीं जाना है। जी देखिए, कुछ पार्टियां तो बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए, जिसमें मैं कहूंगा खास करके जो विपक्ष में रही हैं और जिनके 2 मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, एनसी अवश्य जाएगी, और इसी के साथ कांग्रेस और बीजेपी, ये जो प्रदेश बीजेपी इकाई है वो भी वहां पर शामिल होने जा रही है। और खास करके पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी की मीटिंग में जाना अभी तय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों की माने तो महबूबा मुफ्ती, जैसे मैंने पहले बताया कि महबूबा मुफ्ती का जाना अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि वहां जिस प्रकार से
पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे थे। पार्टी अलग हुई, टूट के कई लीडर्स ने अपनी पार्टी बना ली थी और उसके बाद लगातार कश्मीर घाटी के अंदर 370 टूटने के बाद कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी के खिलाफ जो है एक आवाज उठ रही थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए अब वोट जो बैंक है वो घाटी का नहीं खोना चाहती है, क्योंकि पीडीपी का जनाधार अगर देखा जाए तो घाटी के अंदर है बनिस्बत जम्मू संभाग में पीडीपी को बहुत कम वोट मिलते हैं और यही वजह है कि वो कश्मीर घाटी में अपना जनाधार नहीं खोना चाहती हैं। और इसी वजह से शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 24 जून को प्रधानमंत्री की मीटिंग बुलावा आया है उसमें शायद वो शामिल ना हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बैठक इस समय पीडीपी की चल रही है, कई पीडीपी के उसमें नेता मौजूद हैं और खुद महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में मौजूद हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मानवीय क्षति होने के बाद योगी सरकार ने तीसरी लहर के लिए अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड के दौरान जरूरी उपकरणों के सारे बंदोबस्त करने जमीनी स्तर पर शुरू कर दिए। इसी कड़ी में घुगली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सदर विधायक जय मंगल ने अपने विधायक निधि से 51 लाख रुपए का योगदान दिया है, जिससे शनिवार को घुगली सीएचसी पर लगे 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उद्घाटन सदर विधायक ने किया। आज घुगली सीएचसी पे चूंकि शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों से आग्रह किया गया था कि एक सीएचसी को गोद लीजिए, सीएचसी या पीएचसी, तो मैं घुगली सीएचसी को गोद लिया हूं। घुगली सीएचसी को 51 लाख रुपया देकर के अपने विधायक निधि से 17 अपने विधानसभा में कंसंट्रेटर मैंने दिया है और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो कार्य चालू है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है, हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि तीसरी लहर जो आ रही है बच्चों पे, उस लहर के बचाव के लिए पहले से हम तैयारी करें, इसके लिए सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारी सरकार, पूज्य योगी जी, माननीय मोदी जी की सोच है कि तीसरी लहर से हम जीतें, हमारे नैनीहाल बच्चों का किसी तरह का कोई हानि न हो। बदायूं में बिलसी तहसील क्षेत्र के शहजाद नगर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों ताला लटका हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर डॉक्टर कभी कभी आते हैं, जिसके चलते दवा लेने आए गुस्साए मरीजों ने ताला देखकर प्रदर्शन किया। हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है। शहजाद नगर खेड़ा में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ अधिकतर ताला लगा रहता है, डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, जो भी कार्रवाई हो सकेगी कार्रवाई होगी। इसमें नाम कल्लू है, दवा लेने आया, आप ताला लगा हुआ है, डॉक्टर कम आते हैं, डॉक्टर आए नहीं, बुखार झाड़ा और क्या, डॉक्टर कभी यहाँ कभी ना आए, भी नहीं है। गांव में से ले डॉक्टरों को 10 बजे लेकर 2 बजे तक। कौन सा गांव है ये? कोरोना काल में पिछले 1 साल से बिहार में मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अब नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या बिहार के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले 1 साल में हुई मृत्यु के आंकड़े जानने का अधिकार था या नहीं था। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से डिजिटल इंडिया और नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 के तहत जन्म मृत्यु से जुड़े सभी आंकड़े डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जन्म और मृत्यु के निबंधन एक्ट 1969 के तहत हर नागरिक को डिजिटल पोर्टल पर सूचना पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने महसूस किया है कि राज्य सरकार द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद पोर्टल पर जन्म मृत्यु से जुड़े आंकड़े समय समय पर अपडेट नहीं किए जाते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जन्म मृत्यु के आंकड़े से जुड़े बिहार सरकार के डिजिटल पोर्टल पर 2018 के बाद से कोई वार्षिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है।
तो बाजार में बढ़ रही भारी भीड़ प्रोटोकॉल को लगातार तोड़ती चली जा रही है। व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अदालत के आदेश के बाद अब इसको व्यापारी भी गंभीरता से लेने लगे हैं। दरअसल उन्हें एक बार फिर से लॉकडाउन के आसार दिखने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने भी अनलॉक 3 के दौरान इस तरह की चेतावनी दी थी। दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों से गंभीरता से पालन नहीं होने की अदालत की तरफ से टिप्पणी के बाद व्यापारियों ने महापंचायत बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को बुलाई गई पंचायत में दुकानदारों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। चैम्बर ऑफ ट्रेड चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि इस महापंचायत में 200 से ज्यादा संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें मार्केट एसोसिएशन, सैलून एसोसिएशन, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, मॉल एसोसिएशन भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश की वजह से शिव कॉलोनी में जलभराव हो गया है और जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। पानी लगभग 4 फीट तक बढ़ गया है। यहाँ तो 10 साल का हालत ऐसी है। क्या है हालत? पानी भर जाता है बारिश के दिनों में। तो अभी कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? देख ले, आपने देख लिया। अच्छा, चलकर आया हूँ खुद ही। तो कितनी दिक्कत होती है इतने दिनों? कैसे अब करेंगे? करनी पड़ता है, मजबूरी है। और फिर परेशानी कोई होती है तो? परेशानी तो होती है डेली। क्या परेशानी रहती है? परेशानी खाने पीने की, आना जाना है, सांप वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। तो बच्चे वगैरह जो भी है, बच्चे घर नहीं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ मीटिंग कर रही। तस्वीर आपके सामने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं और टीम 9 के अधिकारी इस समय मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास में। ये मीटिंग की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा है, एक तरफ यूपी सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है कि अगर किसी भी जिले में, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित होते हैं तो वहां पर जो पाबंदियां हैं वो फिर से लगा दी जाएंगी। जो कोरोना कर्फ्यू है वो फिर से एक बार लगा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश पहले ही जारी कर दिया गया। आपको ये बता दें कि अनलॉक प्रक्रिया के बाद यह आदेश जारी किया गया। पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अब जब से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है, बिना मास्क के लोग घर से बाहर निकलते हैं, जिसके चलते योगी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया था। तो लगातार मीटिंग का दौर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रहा है। सीएम योगी खुद मीटिंग में शामिल होते हैं। अधिकारियों की मीटिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं। आज टीम 9 के साथ में ये बैठक, सीएम की तस्वीर आपके सामने। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।